नमस्कार दोस्तों। आज बात देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की। 1885 में बनी हुई पार्टी 2022 आते आते हांफती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई ये पार्टी हांफ रही है? आखिर इस पार्टी की समस्या क्या है? वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें कांग्रेस पार्टी, जिसको एक बहुत रेनबो अम्ब्रेला कहा जा रहा था, जिसमें समाज के तमाम वर्ग के लोग, गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक तमाम वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के खांचे में अपनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देखा करते थे। चाहे वो नौकरी पेशा समाज हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला समाज हो, चाहे वो एक कृषक समाज हो, किसान समाज हो, या समाज का कोई और व्यापारी समाज ही क्यों ना हो। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में डेंट लगने की शुरुआत कैसे हुई, कांग्रेस पार्टी आज यहां तक कैसे पहुंची और आगे उसके लिए रास्ता क्या बनता है, आज इन्हीं सब परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों पर चर्चा करने से पहले यह जानना मौजूद हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल एक पार्टी नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन का नाम था। एक ऐसा आंदोलन जिसने इस देश में मद्रास से लेकर, जिसे आज का चेन्नई कहते हैं, मद्रास से लेकर कोलकाता और गुवाहाटी तक, और कराची, लाहौर, कश्मीर से लेकर के मुंबई तक, ढाका तक, इस देश में एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ जिस राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप इस देश को एक नहीं बल्कि दो देशों को, और मौजूदा भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कहें तो तीन देशों को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली। ये मुक्ति एक अहिंसक आंदोलन के द्वारा, जिसमें समय समय पर हिंसक आंदोलनों ने भी, क्षेत्रीय स्तर पर जो हिंसक आंदोलन चले उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन याद रहे, वो हिंसक आंदोलन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अम्ब्रेला के तले ही, कांग्रेस के छाते के नीचे ही, एक सीमित दायरे में ही, एक सांकेतिक हिंसा के तौर पर ही चले और उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। चाहे वो भगत सिंह का आंदोलन हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त जैसे 22 साल विद्रोह का मामला हो। खैर, इन विद्रोहों से अलग हटके हम 15 अगस्त 1947 के बाद की कांग्रेस में आते हैं, जब कांग्रेस ने इस देश के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी, इस देश में संघीय ढांचे की नींव रखी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नींव रखी, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की नींव रखी। इस देश में चाहे रेलवे हो या एविएशन हो, ब्रिटिश ढांचे ने, कॉलोनियल ढांचे ने इस देश को जो कुछ भी विरासत में बची खुची चीजें सौंपी थी, जितनी बहुत बड़ी लूट के बाद जो चीजें बची थी, उसको आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप इस देश की मानसिकता को तैयार करना और इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, ये काम उस वक्त बाई एंड लार्ज कहे तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश की सोशलिस्ट पार्टियों ने किया जो विपक्ष में थे, इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका चूंकि सत्ताधारी दल होने की वजह से कांग्रेस थी, इसलिए उसकी भूमिका को, उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी पिछले 7-8 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि 3 अंकों में उसकी लोकसभा सीटें तक नहीं आ पा रही है, 44 और 52 पर सिमटने की नौबत आ रही है। दरअसल इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि आज से 53 साल पहले 1969 में होती है, जब कांग्रेस पार्टी एक पार्टी से एक व्यक्तिवादी संस्था की तरफ बढ़ने शुरू होती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी का इस देश के लिए तमाम तरह के योगदान रहे हैं, कुछ उनके विवादास्पद फैसले भी रहे जैसे इमरजेंसी वगैरह। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के समय में ही कांग्रेस पार्टी की जड़ों के का खोखला होना शुरू हो गया था और उस वक्त की लीडरशिप शायद इतनी मैच्योर इस मामले में नहीं थी, सांगठनिक ढांचे के मामले में, कि इसको खास करके आने वाले समय में जो सांगठनिक ढांचा चरमराने वाला था उस पर वो काम कर सके। हो सकता है राष्ट्रीय समस्याओं का बोझ इतना बड़ा रहा हो जिसमें कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे के लूप होल्स दिखाई ना पड़े हो, या कोई और कारण रहा हो। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कारण गिना सकते हैं। लेकिन 1969 उस साल की बात मैं कर रहा हूं जिस वक्त कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस संगठन कांग्रेस और रिक्विजिशनिस्ट कांग्रेस में डिवाइड होती है, और रिक्विजिशनिस्ट कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली थी, आने वाले समय में असली कांग्रेस के रूप में खड़ी हो जाती है। लेकिन यह वही दौर था जिस दौर में तमिलनाडु में कांग्रेस के ढांचे को खत्म करने की शुरुआत हुई। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम की एक क्षेत्रीय पार्टी का पिछलग्गू कांग्रेस को बनाया गया। फिर ये दौर आते आते 1977 के बाद की जो परिस्थितियां बनती है, इन परिस्थितियों में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इसी परिस्थिति में पहुंचती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्ष में जाने के बावजूद कांग्रेस लड़ती हुई दिखी। धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के साथ साथ 1990 का साल आ जाता है, और 1990 के साल में जब एक गैर कांग्रेसी गठबंधन सत्ता में था, जनता दल उसको लीड कर रहा था,
और जनता दल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। इस फैसले ने उत्तर भारत में कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी। कांग्रेस का जो सामाजिक ढांचा था उसे यूपी और बिहार में बुरी तरह से चरमरा कर रख दिया। 125 सीटों वाली इस देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता हो गई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के पास दक्षिण भारतीय नेतृत्व आया पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस के संचालन की और कांग्रेस में नरसिम्हा राव की सत्ता को सुरक्षित रखने की, चाहे देश के लिए उनका जितना बड़ा योगदान रहा हो, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस के अंदर उनकी सत्ता को सुरक्षित रखने की जो पूर्व शर्त थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मंडल कमीशन से डेंट लगा है उस डेंट से कांग्रेस पार्टी को उभरने ना दिया जाए। उभरने ना दिए जाने के लिए सबसे पहला खेल यूपी में खेला गया और वो खुद पीवी नरसिम्हा राव ने खेला, दिवंगत नरसिम्हा राव ने, जो अब दिवंगत है। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जैसे कद्दावर नेता और संगठन और काडर पर पकड़ रखने वाले व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी को निकालकर जितेंद्र प्रसाद के हाथ में सौंप दिया। जितेंद्र प्रसाद, जिनकी कोशिशें कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने की रही हो या ना रही हो, लेकिन रिवाइव होती हुई उनके दौर में कांग्रेस पार्टी नहीं दिखी। बिल्कुल यही काम बिहार में हुआ, जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी तो बन गई थी, लेकिन 29-30 विधानसभा सीटें अपने दम पर थी कांग्रेस की। उस कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव का पिछलग्गू बनाने का काम कांग्रेस के उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट यानी सीताराम केसरी ने किया, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साल था 1997 का। तो वो एक ऐसी कहानी थी जिसने इस देश में हिंदी भाषी भारत में, जहां 250 लोकसभा सीटें आती है और उनके सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के अप्रासंगिक बनाए जाने की एक औपचारिक शुरुआत थी। यूं कहें कि कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डालने की औपचारिक शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जो नेतृत्व था, चाहे इसे कोई सकारात्मक आलोचना माने या नकारात्मक आलोचना, 4 PM पर मैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था 2004 से 14 के बीच दक्षिण भारतीय राज्यों के दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी बन जरूर गई, लेकिन जो इस्तेमाल उत्तर भारत में, खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में जहां से लगभग 125 सीटें आती है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उस दौर में, यूपीए के सत्ता के दौर में जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत नहीं हुई। और जो सियासत खेली जाने लगी, उस सियासत में उत्तर प्रदेश की सत्ता को सपा और बसपा के बीच रोटेशन पॉलिसी के तहत तय कर दिया गया और बिहार में नीतीश कुमार को जड़ें जमाने का मौका दे दिया गया। नीतीश कुमार जब जड़ें जमाते चले गए, लालू यादव जड़ खोते चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका कोई सियासी फायदा नहीं हुआ। कायदे से लालू यादव के कमजोर पड़ने पर कांग्रेस को एक नेचुरल अल्टरनेटिव के तौर पे उभरना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ा डेंट लगा कांग्रेस पार्टी में, जिसने कांग्रेस पार्टी के 3 अंकों में पहुंचने की संभावना को 2 लोकसभा चुनाव में खत्म कर दिया, वो कांग्रेस के अपने लोगों की अदूरदर्शिता थी कि जिस प्रकार से वाईएसआर के निधन के बाद तेलंगाना मामले को निपटाया गया। देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़, जहां से 2009 में कांग्रेस को यहाँ की 42 में से 36 लोकसभा सीटें मिली थी, वो राज्य था अविभाजित आंध्र प्रदेश। उनकी मजबूत सत्ता थी। महाराष्ट्र में गठबंधन के सहारे वो सत्ता में थे, यानी देश की आर्थिक राजधानी और देश के बहुत बड़े सूबे महाराष्ट्र में उनकी अकेले दम बेहद ताकतवर सत्ता थी। इतनी ताकतवर सत्ता जितनी ताकतवर सत्ता भारतीय जनता पार्टी को कभी गुजरात में नहीं मिली, उतनी ताकतवर सत्ता थी उनके पास। लेकिन उस सत्ता को यूं ही गंवा देना, यानी अपने पाले में जो चीजें मौजूद है, जो एसेट मौजूद है, उसको यूं ही गंवा देने की कला कोई सीखे तो कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं से सीख सकता है। बिल्कुल यही काम तेलंगाना मामले पर जिस प्रकार की सियासत हुई, जिस प्रकार से तेलंगाना बनाने का फैसला हुआ, आंध्रा और तेलंगाना दोनों को एक साथ नाराज करने का फैसला हुआ और जिस परिस्थितियों में तेलंगाना का गठन किया गया, उसने रही सही कांग्रेस की कसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश में पूरी कर दी। और ये वो दास्तान है, वो कहानी है जिससे कांग्रेस पार्टी कभी उभर नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा में 50 सीटों के आसपास 2 लोकसभा चुनाव से सिमटती हुई नजर आ रही है। केवल 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी सत्ता बची हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पहले कभी नहीं थी? निश्चित तौर पर पहले भी कांग्रेस इतनी कमजोर थी जब केवल 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के एक राज्य में कांग्रेस की सत्ता बची हुई थी, जब सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस की कमान संभाली थी। लेकिन उस दौर में भी लोकसभा में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, कांग्रेस के पास 140 लोकसभा के सांसद हुआ करते थे।
यानी कि कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा यूपी, बिहार के अलावा और तमिलनाडु के अलावा देश के तमाम बड़े राज्यों में मौजूद था। मजबूती से कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा मौजूद था, काफी मजबूत संगठन था। उस कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक ढांचे पर ध्यान ना दिया जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को आज वहां पहुंचा गया है जहां से कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन उन विद्रोह की आवाजों को दबा देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास आज वो हैसियत नहीं है जो हैसियत कभी हुआ करती थी। याद कीजिए 1999 का साल, एक चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस कार्य समिति के 3 सदस्यों के द्वारा, शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस संगमा के द्वारा। वो उस चिट्ठी के वायरल होने के बाद, मीडिया में आने के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने देर नहीं की थी, उन तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया था। सोच सकते हैं आप कि शरद पवार को कांग्रेस से, उस दौर में शरद पवार को कांग्रेस से निकालने का मतलब था, आज के दौर में यदि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी को भाजपा से निकाल दिया जाए। इतने ताकतवर नेता थे कांग्रेस पार्टी में। लोकसभा जो भंग हो चुकी थी, उसमें वो भंग लोकसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनको निकाल दिया गया। तो ये हैसियत जिनकी शरद पवार की थी, और कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में थी कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता पर जब इस प्रकार की चिट्ठी लिखी जाए, उस पर अपने नेताओं को, जिसे पार्टी के लोग अनुशासनहीनता माने, और पार्टी से निकाल दें। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि जनाधार विहीन लोग, मैं जनाधार विहीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जनाधार विहीन लोग आज कांग्रेस के असंतुष्ट गुट में G23 के नाम से गुट बना के बैठे हुए हैं। वे तमाम तरह की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति उनको पार्टी से निकाल नहीं पा रही है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का पत्र नहीं थमाया जा रहा है। तो ये कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे का 1999 से 2022 पहुंचने का फर्क है। वो एक 90 के दशक में अल्ताफ राजा ने एक गाना गाया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। तो वाकई 99 का साल दूसरा था, जब विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास 140 सांसद हुआ करते थे। आज की परिस्थितियां दूसरी है, जब कांग्रेस के पास 50 के आसपास सांसद हैं, 2 राज्यों में सत्ता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सियासत है। अब सांगठनिक ढांचे की भी बात कर लेते हैं। मौजूदा दौर में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की सूची अगर आप देखें, स्वाभाविक सी चीज है कि पूर्व अध्यक्ष कार्य समिति में रहेंगे ही, चाहे राहुल गांधी हो, अभी तो मौजूदा दौर में वही है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री पार्टी में है, वो रहेंगे ही रहेंगे, उनको रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी वाला संस्कार कांग्रेस में कम से कम नहीं दिखता कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता को, संस्थापक को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। लेकिन इनके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की सूची देखें और 3, 4, 5 नामों को यदि छोड़ दें तो कांग्रेस में है कौन, और इसके साथ साथ वो लिस्ट भी देख लें जिसमें वर्किंग कमेटी के भी कुछ लोग शामिल हैं, और जो G23 बना करके बैठे हुए हैं उनको भी देख लें। इनमें से किसी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत पंचायत चुनाव में जीतने की भी नहीं है, और इसके साथ साथ ऐसी भी नहीं है जिसके बूते वो बहुत बड़े रणनीतिकार हो, कोई वो अरुण नेहरू जैसे या प्रमोद महाजन की तरह या अमित शाह की तरह कोई बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हो, जिनकी कांग्रेस कार्य समिति में जनाधार न होने के बावजूद उनको रखना, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अच्छी पोजीशन पर, उनको प्रोमिनेंट पोर्टफोलियो देकर के रखना कांग्रेस की मजबूरी हो। वो कोई DK शिव कुमार नहीं है। ऐसे लोग कांग्रेस कार्य समिति में शामिल है, और G23 जो एक विद्रोही गुट नजर आ रहा है, उसमें भी ऐसे लोग हैं। जरा इनके नामों पर गौर फरमाइए। परनीत कौर जो G23 में दिख रही है, वो कौन है? विदेश राज्य मंत्री थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं। राजिंदर कौर भट्टल, जमानत गंवा चुकी पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस G23 का हिस्सा है। अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की हैसियत यही है कि लालू यादव के बूते एक बार वो केंद्र में राज्य मंत्री बन गए थे, राष्ट्रीय जनता दल से छोड़कर आए, और किसी प्रकार पिछली बार जब कांग्रेस की बिहार में यह हैसियत थी महागठबंधन के बूते की, किसी प्रकार एक राज्यसभा में किसी को भेजा जा सके, तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया। ये कांग्रेस पार्टी की अदूरदर्शिता का एक नमूना है। अदूरदर्शिता का दूसरा नमूना मैं आपको बताऊं, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस राज्य में, जिस यूनियन टेरिटरी में या राज्य में 1 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां का सांसद रेल मंत्री बना दिया जाए। रेल मंत्रालय वो पद होता है जिसके सहारे राज्य में पार्टी अपना एक चेहरा खड़ा करती है, एक संगठन खड़ा करने की कोशिश करती है, एक रैलिंग पॉइंट बनाती है। अश्विनी वैष्णव के सहारे भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी वही करने की कोशिश कर रही है कि नवीन पटनायक के सामने एक साफ सुथरा चेहरा लाया जा सके। वहां भी कांग्रेस अब 3रे नंबर पर खिसक चुकी है। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सब रेलवे के बनाए हुए नेता थे,
लेकिन जरा आप सोच सकते हैं कि पवन बंसल चंडीगढ़ के सांसद को कांग्रेस ने रेल मंत्री बना दिया था यूपीए 2 में। तो जब इतनी बड़ी जोखिम पार्टी की तरफ से लेना शुरू हो जाएगा, इतना बड़ा जोखिम, तब पार्टी किस प्रकार से सरवाइव करेगी आने वाले समय में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जो परिस्थितियां 2014 के बाद निर्मित हुई है, दरअसल उन परिस्थितियों की नींव 2014 के पहले ही रखी जा चुकी थी। इम्प्रैक्टिकल तरीके से, एकदम अव्यवहारिक तरीके से कांग्रेस पार्टी में संगठन और सत्ता दोनों को चलाया जाना शुरू हुआ। इस तरह से चलाया जाना शुरू हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के दौर में यही एडवोकेज्म, यही कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस के, और एंटनी कमेटी का भी जिक्र कर लेते हैं कि एंटनी कमेटी दरअसल है क्या। 2014 की हार के बाद सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस की उस वक्त की अध्यक्षा थी, आज भी अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि पार्टी का रिवाइवल कैसे हो, और हार के कारणों की समीक्षा के लिए। हार के कारणों की समीक्षा के लिए फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, पूर्व रक्षा मंत्री और केरल के नेता, बड़े ईमानदार माने जाते हैं, दक्षिण का लाल बहादुर शास्त्री तो लोग कहते हैं उन्हें, ए एंटनी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन कमेटी ने जो भी सिफारिशें की, उन्होंने ये भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि जनता में परसेप्शन फैल गया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक हितों को सिर्फ संरक्षण देने का काम करती है, इससे पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन आज तक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद पार्टी आगे कैसे बढ़े, इस पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, 2017 के आखिर से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच, भले ही लोकसभा चुनाव राहुल गांधी हार गए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ सकारात्मक चीजें होती हुई कांग्रेस में दिखी थी। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी का दरवाजा भी कांग्रेस के आम कैडर के लिए या इस देश के आम लोगों से मिलने जुलने के लिए खुला नहीं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठा, डिसीजन मेकिंग में बैठा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कोई व्यक्ति जाकर के कांग्रेस पार्टी की समस्या कहाँ है, जड़ कहाँ है कांग्रेस की समस्या की, उस पर प्रहार कर सके, उस पर साफ साफ जाकर के कोई अप्रिय या प्रिय जो भी बातें हो, कड़वी सच्चाई ही क्यों ना हो, उसे जाकर के नेतृत्व के सामने, चाहे कार्यकर्ता हो या ना हो या कांग्रेस का सिंपैथाइजर हो, वो एक कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा पाने की स्थिति में नहीं है। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की यही सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की यहीं से शुरू होती है। याद कीजिए 1969 का दौर, जब इंदिरा गांधी को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत उस दौर में गूंगी गुड़िया कहा जाता था, वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो ओल्ड गार्ड्स और सिंडिकेट्स इन सब के झगड़े में और यंग टर्क के झगड़े में प्रधानमंत्री पद पर थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने क्रिटिक्स लोग, जो उनके क्रिटिक्स थे लेकिन विरोधी नहीं थे, उनको अपने साथ लिया, चाहे यंग टर्क के लोग रहे हों, चाहे पार्टी के अंदर कुछ और लोग रहे हों। लेकिन जहां से इंदिरा गांधी ने सारी चीजें इन लोगों से दूरी बनानी शुरू की, नौबत इमरजेंसी की आ गई, नौबत तमाम तरह की गलतियों की आ गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार की आ गई। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई कांग्रेस पार्टी में, वो आज भी बदस्तूर जारी है। और यही वो कारण है कि कांग्रेस पार्टी गलतियां पर गलतियां करती जा रही है, एक के बाद दूसरी बड़ी गलती। हो क्या रहा है कांग्रेस में, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, कहा जाता है कि मंदिर जाने से समस्या का निदान हो जाएगा। इस देश में एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा कांग्रेस पार्टी का दिखाई देने लगेगा। लेकिन क्या वाकई ये हालत है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाई देगा? निश्चित तौर पर यह हालत मौजूदा हालात में दिखाई नहीं दे रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और स्वाभाविक सी चीज है कि जिस मामले में वो लोग पीएचडी है, जिस हिंदुत्व का कार्ड खेलने में, आप वहां जा ही क्यों रहे? बड़ा सवाल यह है कि आपका अपनी जो कांग्रेस पार्टी की विरासत थी, जो परंपरा थी कि कांग्रेस कार्डर आधारित पार्टी ना होकर के जनता आधारित पार्टी थी, जनता के लोग, जनता के बीच ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर संगठन कहाँ गया? कांग्रेस पार्टी से नए लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? देश में बेरोजगारी चरम पर है, कल ही परसों बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, वो इतना भयावह है, इसका जिक्र ना ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये हालात है। फिर बेरोजगार कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? किसान नाराज है, वो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? और सबसे बढ़कर जो उत्तर भारत की जो कास्ट अर्थमेटिक है, वो कांग्रेस पार्टी अब तक उसको इग्नोर करके क्यों चल रही है? कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा था, पहले कहा जाता था कि अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम्स की पार्टी है। मौजूदा समय में मुसलमान वोटरों के लिए कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस की तरफ बखूबी आएंगे यदि उनका संगठन मजबूत होगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। तो दलित वोट कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आया? मायावती कमजोर हो रही है तो दलित वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है।
दलित वोट, अंबेडकर को मानने वाले लोग कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आ रहा है? अपर कास्ट की बात करें तो पैन इंडिया जो अपर कास्ट दिखता है ब्राह्मण ठाकुर, वो क्यों नहीं आ रहा? दो मुख्यमंत्री कांग्रेस के पास है, ना उनमें एक ब्राह्मण है ना उनमें एक ठाकुर है। तो ये वो परिस्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने जहां कांग्रेस अपनी जड़ों को पहचानने से चूक रही है। और कांग्रेस ऐसे ऐसे सलाहकारों के ऊपर है जो सलाहकार की भूमिका में कम, किसी प्रकार से चापलूस पसंद लोग, खास करके जिन्हें चापलूसी करके एक साइकोफेंट की तरह, जो कड़वी बातें बोल नहीं सकते, जमीनी हकीकत नेतृत्व के सामने रख नहीं सकते, और चापलूसी करके किसी प्रकार दिल्ली दरबार में अपनी पहुंच बनाए रखना, लोकसभा राज्यसभा के लिए सीट का जुगाड़ करना। आजकल तो लोकसभा मुश्किल हो गया है, कांग्रेस की तरफ से रही हो तो राज्यसभा के लिए सीट का जुगाड़ कर लेना, इस तरह से चल रही है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं कांग्रेस पार्टी का। 2019 का लोकसभा चुनाव था, पटना में कांग्रेस की रैली होनी थी, गांधी मैदान में। लंबे समय बाद कांग्रेस ने रैली करने की सोची, और कांग्रेस के लोगों ने ही, कुछ स्वनामधन्य लोग भी शामिल हैं जो आजकल संसद में बैठे हुए हैं, गिने चुने लोग नॉर्थ इंडिया से संसद में है, लोकसभा राज्यसभा में, उनमें से कुछ लोग हैं जो संसद में बैठे हुए हैं मौजूदा दौर में। उन लोगों ने और कांग्रेस के कुछ ऐसे लोगों ने जो चापलूस पसंद लोग, जो कांग्रेस की में अच्छी पदों पर बैठे हुए हैं, कभी असंतुष्ट हो जाते हैं तो कभी संतुष्ट हो जाते हैं, इन लोगों ने माहौल बनाया कि एक निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह कांग्रेस के लिए भीड़ जुटाएंगे तभी रैली होगी। कांग्रेस के लिए हाराकिरी का, कांग्रेस की हाराकिरी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आने वाले लोग, वो लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन पे हावी थे, और संगठन पे हावी होने का, या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी की प्रभारी महासचिव के आसपास हावी थे, ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी 2.5% वोट के आसपास उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिमट गई, और अब तर्क दिया जा रहा है कि इतना पोलराइज इलेक्शन था इस वजह से सिमट गई। दरअसल इसी पोलराइज इलेक्शन में बसपा भी सिमटी है, लेकिन बसपा सिमटने के बावजूद 12% वोट लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी की अपील तो ज्यादा बड़ी थी, प्रियंका गांधी की मेहनत उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती, किसी भी पार्टी के नेता से कहीं ज्यादा मेहनत और एक ईमानदार मेहनत कांग्रेस पार्टी की महासचिव और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने की थी। लेकिन वो मेहनत दरअसल दिशाहीन थी, और उसे दिशाहीन बनाने का काम उनके आसपास मौजूद कोठरी ने किया था। तो इस प्रकार से पार्टी का संगठन चलेगा तो इस देश में विपक्ष विहीन राजनीति, कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, दरअसल ये देश विपक्ष विहीन राजनीति की तरफ बढ़ जाए तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि कांग्रेस पार्टी के बिना इस देश में कोई भी विपक्षी विकल्प की कल्पना नहीं की जा सकती। और कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश मौजूदा दौर में जो लोग कर रहे हैं, दरअसल वो विचारधारा विहीन राजनीति उसमें ज्यादा है, अवसरवाद की कोशिशें ज्यादा है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल है जो अलग अलग भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। केंद्र में याद कीजिए, जब भी तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है, जब भी किसी थर्ड फ्रंट की भी सरकार बनी है, तो उसे कांग्रेस या भाजपा में से किसी एक का सहयोग मिला है, चाहे वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट हो या चंद्रशेखर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो देवेगौड़ा की गवर्नमेंट हो या गुजराल की गवर्नमेंट हो। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के बिना वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक सियासत की बात करना, वैकल्पिक सत्ता के बारे में कल्पना करना, या यूं कहे कि एक मजबूत विपक्ष के बारे में भी कल्पना करना मौजूदा दौर में ये संभव नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी खुद को री इन्वेंट कब करेगी। कांग्रेस पार्टी खुद को तमाम अपनी नीतियों, प्रो पीपल पॉलिसी के बावजूद जनता के बीच अपनी बातों से उनको अवगत कराने का काम कब करेगी। आखिर कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी का गैस सिलेंडर लोगों को याद आ जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम 90 दिन की जगह 100 दिन की जगह 180 दिन का रोजगार देंगे मनरेगा में, वो लोगों को याद नहीं आता, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। कारण क्या है? दरअसल इन सब चीजों को पहुंचाने के लिए जमीन पे संगठन चाहिए और एक मजबूत जातीय समीकरण चाहिए। मौजूदा दौर में एक सियासत की कटु सच्चाई है, जो मंडल के पहले दबे ढके तरीके से था, मंडल के बाद खुलकर है। तो एक मजबूत कास्ट इक्वेशन और एक मजबूत संगठन, इन दोनों के बिना कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग ये कहते मिल जाएंगे कि नेता नहीं है तो ये वो, नेता की जरूरत तो आज के दौर में प्रतीकात्मक है। आरएसएस के लिए नरेंद्र मोदी भी एक प्रतीक है, उन्हें पिछड़ा वोटों को अपनी तरफ खींचना था। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के जनाधार में सेन लगानी थी, इस वजह से नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया। नरेंद्र मोदी एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है संघ के लिए।
ठीक यही परिस्थिति कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस पार्टी को भी अगर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट देना होगा, नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है, तो एक ऐसे नेता को देना होगा जिसका जातीय आधार कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में इतना बड़ा हो कि वो हिंदुत्व की जो तथाकथित जो एक लोगों को दूसरे को गाली देने के लिए जो हिंदुत्व खड़ा किया गया है, उस हिंदुत्व को कम से कम काउंटर कर सके। आखिर हिंदुत्व के नाम पे कौन खड़ा है? यादव को छोड़ के तमाम मजबूत जातियां खड़ी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो जाट हो। तो पैन इंडिया जिनका असर है, उस कम्युनिटी को हिंदुत्व के दायरे में ये लोग गए हैं, तो ये लोग दरअसल बाई चॉइस नहीं गए हैं, इनके सामने कंपल्सन है, इनकी सियासी मजबूरी है। क्योंकि ये लोग, ये जो वोटर दिखते हैं, चाहे जाट हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, जिनकी अच्छी खासी तादाद में जिनके पास वोट है, और इन वोट के साथ साथ उनका सामाजिक रसूख भी है, तो ये लोग भाजपा के साथ कोई बाई चॉइस नहीं गए, अपने पसंद के साथ नहीं गए, इनके पास विकल्प नहीं था। ये लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ नहीं जा सकते, ये बसपा के साथ मजबूरी में एक बार चले गए थे, या सपा के साथ मजबूरी में चले गए थे, ये जाना नहीं चाहते। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व को सामने रखकर जब पिछड़ा वर्ग का वोट भाजपा में जुड़ता दिखा, तो उन्हें राजद, सपा जैसी पार्टियों से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ी। तो ये वो मानसिकता है, इस मानसिकता को समझना होगा। आज भी कांग्रेस के लोग ये कहते मिल जाएंगे कि नहीं, अपर कास्ट के लोग तो हमारे विरोधी हो गए हैं। दरअसल हकीकत यह है कि वो कभी विरोधी नहीं है, उनके सामने वो सांगठनिक ढांचा और वो नेतृत्व पेश नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो लोग कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला में एक बार फिर से वापस आ गए। तो ये सारी कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां हैं। नीतियों के स्तर पर, जनोन्मुखी नीतियों के स्तर पर, जनता से जुड़े मुद्दों के स्तर पर कांग्रेस पार्टी आज भी इस देश में लेफ्ट पार्टियों के अप्रासंगिक होने के बाद मौजूदा दौर में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो इस देश में गरीब से लेकर मध्य वर्ग तक, मजदूर से लेकर किसान तक, उनके बारे में उसके पास कोई एक सम्यक नीति मौजूद है, आज भी मौजूद है। और वो एक मौजूदा दौर में किसी भी पार्टी के पास जो उनका घोषणा पत्र है, उनकी नीतियां हैं, उनसे ज्यादा कारगर और भारतीय मिजाज को समझने लायक नीतियां मौजूद हैं। लेकिन नीतियों का फायदा क्या जब आपके पास संगठन ना हो, जब आपके पास एक मजबूत समीकरण ना हो। तो ये परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को अब एक बड़ा निर्णय तो लेना ही होगा। अब किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीइन्वेंट करेगी, ये समय बताएगा, और उस समय का हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।